हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंपटीशन गुरु एकेडमी पिछले कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा हुआ है और ना जाने कितने ही सफल बच्चों को सफलता से तैयारी करवा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वेरियस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मेरा नाम यशकीर्ति गोयल और आज कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू मैं आपको करवाने वाला हूं बैंकिंग अवेयरनेस में बैंकिंग हिस्ट्री का टॉपिक कि क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा, कैसे जन्म हुआ बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में। ठीक है, हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं बात करेंगे क्योंकि जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक रहता है बैंकिंग के मेंस के एग्ज़ाम में, वो सिर्फ इंडियन बैंकिंग से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस में कि हिस्ट्री क्या था बैंकिंग का, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, मैं आपने पहले भी बता चुका हूँ कि हमने सिर्फ इंडिया का देखना है, हम इंडिया का देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर हम इतना नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग या बैंक ये वर्ड है क्या, बैंक का मीनिंग क्या है। बैंक, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल का बैकग्राउंड था, जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड था, जो अभी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन दोस्तों को जो नॉन मेडिकल से या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनको कभी नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट बुकिश मीनिंग क्या है, बुक के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है। तो वो मैं आपको बताने जाऊंगा। बैंक जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, ये एक इटालियन भाषा के वर्ड बैंको से लिया गया, बैंको। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज का है ये इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू डिपॉजिट। क्या मीनिंग है? टू डिपॉजिट। डिपॉजिट करना मतलब कुछ जमा करना। ठीक है, कुछ जमा करना। अब इसके पीछे एक हिस्ट्री छुपी है कि ये टू डिपॉजिट या इसका नाम बैंको ही क्यों रखा गया। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि 500-600 साल पहले हमारे पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम नहीं था, तो हम या तो पैदल यात्रा करते थे या हमारे पास बैलगाड़ी वगैरह होता था। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी यात्रा पे गया है, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे गया है, किसी धार्मिक स्थल पे गया है, तो एक बार जो चला गया, अब उसको वापस आने में 2-3 महीने लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। तो ऐसे में क्या होता था, अब वो अगर मान लीजिए सारा परिवार चला गया तो वो 2-3 महीने बाद आएगा, पता नहीं उसको उसका घर वैसे का वैसे सही सलामत मिलेगा या नहीं मिलेगा, चोरी चकारी हो सकती है इतने टाइम में जब एक खाली घर पड़ा है, बंद घर पड़ा है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को बोला कि ऐसा कीजिए, हम जा रहे हैं धार्मिक स्थल पे यात्रा करने, तो जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक आप हमारे घर की रखवाली कर लीजिए, आप हमारे घर की रखवाली कर लीजिए। अब उन्होंने घर की रखवाली की और जब वो वापस लौटे 3-4 महीने बाद, तो उन्होंने खुश होके कि हाँ हमारा सामान बच गया, वैसे का वैसे ही पड़ा है, घर भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को कुछ उपहार में कोई चीज़ें दे दी, गिफ्ट दे दिया। ठीक है, कि आपने हमारी इतनी मदद की। अब जो वो पड़ोसी था उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसको मैं एक बिजनेस बना लूँ, कि जो भी कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा होगा या कहीं अगल बगल किसी शहर में घूमने जा रहा होगा, तो मैं उसका सामान संभाल लिया करूँगा, बदले वो मुझे कोई गिफ्ट देंगे या कुछ अमाउंट दे जाएंगे, कुछ पैसा दे जाएंगे। तो उसने इसको बिजनेस बना लिया। उसने चार्जेस रख लिए कि 1 महीने के लिए सामान छोड़ के जाओगे इतना पैसा लगेगा, 2 महीने के लिए सामान छोड़ के जाओगे इतना पैसा लगेगा। तो वो क्या हो गया, उसने इसको वर्ड दिया बैंको का, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में बैंको का मीनिंग क्या है, टू डिपॉजिट, कि आप अपना सामान और घर की चाबियाँ उसको जमा करवा के उसने बदले में आपसे कुछ चार्जेस ले लिए। ठीक है, आज के टाइम पे यही होता है लॉकर सिस्टम में, जो हम लॉकर का इस्तेमाल करते हैं बैंक में, हम अपने कीमती ज्वेलरी या घर का कुछ कीमती सामान हम लॉकर में जमा करवा के आते हैं, वो बदले में हमसे चार्जेस लेते हैं। तो इस प्रोसेस से यहाँ से शुरुआत हुई बैंकिंग की। ठीक है, अब इटली में ये चीज़ हुई थी, तो वो कौन सा थे,
उन्होंने बैंक बनाया बर्नरबर्ग बैंक। कौन सा बैंक बना? बर्नरबर्ग बैंक बना। ठीक है, कब बना? ये बना 1492 में। कब बना? 1492 में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ओल्डेस्ट बैंक या ओल्डेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड या फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे पहला बैंक बर्नरबर्ग बैंक। कब बना? 1492 में। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बैंक वर्ड का मीनिंग समझ आया होगा कि बैंक वर्ड क्या है। इटालियन लैंग्वेज के वर्ड बैंको से लिया गया। बैंको का मीनिंग क्या है? टू डिपॉजिट, कुछ जमा करना या जमा करवा के जाना। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इंडिया वाले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, तो इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई 1770 में। कब? 1770 में। और इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा बना? ये बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक बना है जी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना है। ठीक है, कहाँ बना था? ये बना था कलकत्ता में। कहाँ बना था? कलकत्ता में ये बना है। ठीक है, अब हुआ क्या? ये बैंक अच्छे से काम कर रहा था, सही ढंग से काम कर रहा था, पर 1832 में इस बैंक को लिक्विडेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये तो सारे बच्चे याद कर लेंगे और ये आसान भी बहुत है, तो इसका तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा था या सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना? 1770 में। पर ये आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन को, वर्डिंग को मोल्ड करके, कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, क्योंकि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था, मतलब जो उस टाइम भारत पर अंग्रेजों का राज आ गया था ना 1770 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, तो उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया ये बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया बैंक कौन सा था, वो हम आगे करेंगे कि वो कौन सा था। तो ये क्या है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक है। द बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना? 1770 में, और 1832 में ये बंद हो गया था। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद 15 साल बाद, 1770 के 15 साल बाद एक और बैंक बनाने का सोचा गवर्नमेंट ने। 1785 में कौन सा बैंक बनाया? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पर यह बैंक 6 साल बाद ही 1791 में ही ये बंद हो गया, इसको लिक्विडेट करना पड़ा। लिक्विडेट करने का मतलब लीगल रूप से इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब बंद क्यों किया? ये क्वेश्चन आता है, आया भी था कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया को बंद क्यों किया? क्योंकि 1791 में इस बैंक के एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने फ्रॉड किया था। वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए थे, तो अकाउंटेंट भैया ने फ्रॉड किया था, जिसके कारण ये बैंक जो है वो बंद करना पड़ा। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए, इसके बाद 1806 में 1770 से बात शुरू हुई। 1770 के 15 साल बाद दूसरा बैंक बनाया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जब ये बंद हुआ 1791 में, 1791 में जब ये बंद हुआ तो उसके 15 साल बाद 1806 तब कौन सा बैंक बनाया? बैंक ऑफ कलकत्ता। एक नया बैंक बनाया, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, अब इसका बैंक का नाम है बैंक ऑफ कलकत्ता, मतलब जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, जहां जहां इसका जो है कार्य क्षेत्र था, वो कौन सा था? सिर्फ कलकत्ता। ठीक है, तो ये बैंक अच्छे रूप से कार्य करने लगा, और इस बैंक के बनने के 3 साल बाद +3 ईयर्स, मतलब 1809 में क्या किया? इस बैंक को पूरे जो है बंगाल स्टेट में
लागू करने के लिए इसका नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम कर दिया? बैंक ऑफ बंगाल, ताकि इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ जाए। कलकत्ता से वो बंगाल की तरफ जो है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। फिर आगे करते हैं। इसके बाद जो ये बैंक ऑफ बंगाल था, इसने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया, सब कुछ सही चल रहा था। तो अंग्रेजी सरकार को ये महसूस हुआ कि एक और बैंक बनाना चाहिए जो किसी और स्टेट में काम संभालेगा। तो 1840 में बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे। 1840 में बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे। क्लियर है? और 3 साल बाद 1843 में यही बैंक जो बैंक ऑफ बंगाल है, इसकी दूसरी शाखा बैंक ऑफ बॉम्बे और इसकी तीसरी शाखा बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये 1806 में बना आपका बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है। और 1809 में इसका नाम बदल के कर दिया हमने बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में इसका दूसरा शाखा बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में इसकी तीसरी शाखा बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया। क्लियर? नाउ आगे देखिए। इसके बाद 1865 में हमें एक बैंक मिला, इलाहाबाद बैंक। 1865 में हमें एक बैंक मिला, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक मिला। अब इलाहाबाद बैंक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कि जो इलाहाबाद बैंक था ये जॉइंट वेंचर था। क्या था? ये जॉइंट वेंचर था ब्रिटिश लोगों ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लस इंडियन लोगों ने, जो इंडिया के उस टाइम पे राजा लोग थे, उन दोनों ने पैसा मिला के ये बैंक बनाया था इलाहाबाद बैंक। ये जॉइंट वेंचर था अंग्रेजों और भारतीयों का मिलकर 1865 में। ठीक है। फिर इसके बाद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1885 में बना आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बना। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, आपको मालूम होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बंटा हुआ था, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल और नरम दल। अब गर्म दल वालों का क्या सोचना था कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए उनके साथ लड़ाई करके उनको भगाना होगा। तो अब लड़ाई करनी है तो उसके लिए चाहिए थे हथियार, उसके लिए चाहिए थे हथियार। अब हथियार को खरीदने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा जो है वो हम कैश की फॉर्म में तो संभाल के नहीं रख सकते थे, क्योंकि जो है पुलिस की रेड वगैरह पड़ जाती थी, वो पैसा लूट पाट के ले जाते थे। तो भारतीयों ने सोचा कि अब हमें एक अपना खुद का पर्सनल बैंक बनाना चाहिए, हमें एक पर्सनल बैंक बनाना चाहिए। तो 1894 में 1894 में एक बैंक बनाया गया पीएनबी। एक बैंक बनाया गया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कब बनाया गया? 1894 में। ठीक है। तो पीएनबी की फर्स्ट ब्रांच कहाँ बनी? फर्स्ट ब्रांच कहाँ बनी? इसकी फर्स्ट ब्रांच बनी है लाहौर में। ठीक है, लाहौर में बनी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो लाहौर इंडिया का ही हिस्सा था ना। आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान अलग हो गया और लाहौर का क्षेत्र उधर आ गया, पर हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं 1885 की या 1894 की, तो वो इंडिया का ही हिस्सा था। तो पीएनबी की फर्स्ट ब्रांच कहाँ बनी? लाहौर में। और एक बड़ी और रोमांचक इसमें बात है, एक रोमांचक बात है कि फर्स्ट अकाउंट, पहला खाता किसका बना? पहला खाता बना था लाला लाजपत राय जी का। पहला खाता किसका बना था? लाला लाजपत राय जी का। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम के आईबीपीएस के एग्जाम में। अब ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अगर तो हम बात करें 2020 से पहले की या 2019 से पहले की, अगर क्वेश्चन आता है आपको कि भारत का एक लौता ऐसा बैंक
जो सबसे पुराना है और अभी तक कार्य कर रहा है? तो 2019 से पहले हमारा आंसर क्या होता था? इलाहाबाद बैंक, क्योंकि 1865 में बना और अभी तक काम कर रहा था। ठीक, पर 2019 के बाद इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये हम आंसर नहीं लगाएंगे कि सबसे पुराना बैंक जो अभी तक काम कर रहा है, तो वो बन जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, समझ आया? ध्यान से समझिएगा दोबारा कि 2019 से पहले अगर क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे पुराना बैंक जो अभी तक कार्य कर रहा है, तो तब हम आंसर लगाते थे इलाहाबाद बैंक। ठीक है, पर 2019 के बाद इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया, जिससे इलाहाबाद बैंक का नाम बंद करके उसका नाम भी क्या चेंज कर दिया? इंडियन बैंक कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि भारत का इकलौता सबसे पुराना बैंक जो अभी तक कार्य कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? पीएनबी आएगा। क्लियर है? बात समझ लगी होगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्शन। अब इसमें पॉइंट क्या है? 1894 में बन गया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो इसके बाद और थोड़े थोड़े बैंक बने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा बना, कैनरा बैंक बना, बैंक ऑफ इंडिया बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना, तो काफ़ी बैंक्स बनते रहे। ठीक है, बैंकिंग में प्रोग्रेस होता रहा। तो 1921 में जो हमारे 3 बैंक थे, 1809 वाला कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 वाला बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 वाला बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, इन तीनों का विलय कर दिया गया। ठीक है, हिंदी में मर्ज को बोलते हैं विलय करना। तो इन तीनों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को विलय करने से बना? किन 3 बैंकों को मर्ज करने से बना? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों का विलय करने से, इन 3 बैंकों को मर्ज करने से बनाया गया है हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब क्या हुआ कि भारतीयों के भी अपने बैंक बने हुए हैं, जैसे कि पीएनबी है, और जो अंग्रेज लोग हैं उनके भी बैंक चल रहे थे। अब अंग्रेजी सरकार को ये बात हजम नहीं हुई कि ऐसा क्यों है कि जो भारतीयों के बैंक है वो अलग है, हमारे बैंक अलग है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं भारतीयों के बैंकों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया? 1930 में एक कमीशन को सेट किया। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। उस कमीशन का क्या नाम था? रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन के अंडर एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई हिल्टन यंग कमेटी के नाम से। एक कमेटी बनाई गई हिल्टन यंग कमेटी के नाम से। अब ये जो हिल्टन यंग कमेटी बनाई गई, ठीक है, इसका नाम ये क्यों पड़ा हिल्टन यंग? क्योंकि इसमें 2 अधिकारी थे, एक हिल्टन एक यंग, एक हिल्टन एक यंग। तो इन दोनों अधिकारियों के नाम पर ही इस कमेटी का नाम पड़ा हिल्टन यंग कमेटी। आप जब भी किसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे उसमें ऐसा ही होता है कि जो भी उस कमेटी का अधिकारी होता है, जो भी उस कमेटी का चेयरमैन होता है, उसी के नाम के ऊपर वो कमेटी का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमेटी। अब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसा बैंक बनाओ, एक ऐसा बैंक बनाओ जो बाकी सारे बैंक्स को कंट्रोल करेगा। एक ऐसा बैंक बनाओ जो बाकी सारे बैंक्स को कंट्रोल करेगा। तो वो कौन सा बनाया? सेंट्रल बैंक। कहते एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए देश का, जो एक तो नोट जारी करेगा, नोट छापेगा, और बाकी जितने भी बैंक है उनको कंट्रोल करेगा। उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के चलते, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के चलते 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया। 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या हिंदी में हम उसको बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। क्या कहेंगे हम हिंदी में? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। ठीक है, एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है कि एक किताब होगी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे। अब जो अंग्रेज लोग हैं वो बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने क्या किया, आरबीआई बैंक स्थापित करने से पहले उसका एक एक्ट बना दिया, उसका अधिनियम बना दिया, उसकी रूल बुक बना दी। अब जो वो रूल बुक है उस रूल बुक को चेंज करने की ताकत तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, इसीलिए पहले एक्ट बनाया ताकि आम जनता कुछ ना बोल सके। अगर उसमें बदलाव लाने हैं तो पार्लियामेंट अपने आप ले आएगा। तो एक्ट बनाया और 1935 में आरबीआई बैंक बना दिया गया, आरबीआई बैंक बना दिया गया 1935 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस रखना है, याद रखना है कि अगर पूछा जाए आरबीआई एक्ट कब बना तो वो 1934 में, और आरबीआई बैंक कब बना 1935 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आरबीआई बैंक बन गया तो आरबीआई का कहीं हेडक्वार्टर भी होगा, हेडक्वार्टर होगा क्योंकि ये सारे बैंक्स का सेंट्रल बैंक है, सभी बैंक्स को संभालता है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर भी होगा। तो जब आरबीआई बैंक बना, आरबीआई बैंक जब बना, कब बना 1935 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। क्लियर है, हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। अब जब आरबीआई बैंक बना है, हमें पता है कि आरबीआई का गवर्नर होता है, तो आरबीआई का कोई गवर्नर भी बना होगा। तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन सा था? ये थे भाई साहब सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है इनका? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, क्लियर है। फिर 1937 में बंगाल वाली साइड कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गया, बंगाल में कुछ राजनीतिक दंगे से हो गए, जिसके कारण इंडिया का कुछ हिस्सा बांट के एक नया कंट्री बर्मा बना दिया गया, एक नया कंट्री बर्मा बना दिया गया, जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो 1937 में इंडिया और बर्मा अलग अलग हो गए। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है बैंकिंग से रिलेटेड, कि आरबीआई ने 1937 से लेकर 1942 तक बर्मा का सेंट्रल बैंक होने का काम भी किया, बर्मा का सेंट्रल बैंक होने का काम भी किया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई ने बर्मा का सेंट्रल बैंक होने का काम कितने वर्षों तक किया? 5 वर्षों तक, 1937 से 1942 तक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 1942 में ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये वाले भाई साहब को वापस बुला लिया गया, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड में, और उनकी जगह एक नए गवर्नर अपॉइंट हुए। तो उनकी जगह 1942 में जो गवर्नर अपॉइंट हुए वो भारतीय मूल के निवासी थे, वो भारतीय मूल के निवासी थे। तो हम उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ये थे सीडी देशमुख। क्या नाम है इनका? सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय मूल के जो हैं ये गवर्नर थे। कब बने? 1942 में। क्लियर। इसके बाद 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो पाकिस्तान भी जब अलग हुआ तो एक साल के लिए 1947-48 में आरबीआई ने पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक होने का काम भी किया। आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक होने का काम भी किया एक साल के लिए। ठीक है, तो मतलब इंडिया का तो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है आरबीआई, बर्मा का केंद्रीय बैंक होने का काम भी किया 1937 से 1942 तक, और एक साल के लिए पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक होने का काम भी किया आरबीआई ने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई कितने देशों का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है? 3 देशों का, इंडिया, बर्मा और
पाकिस्तान। बर्मा को हम अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो पर जब हम आज़ाद हुए, आरबीआई के ऊपर अभी भी कुछ अंग्रेजों का अधिकार था। आरबीआई के ऊपर अभी भी थोड़ा अंग्रेजों का अधिकार था। तो आरबीआई के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल लेने के लिए 1949 में इंडिया में एक अधिनियम पास किया गया जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, एक अधिनियम पास किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कब? 1949 में। उसके थ्रू क्या हुआ, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, नेशनलाइजेशन से क्या मीनिंग है, राष्ट्रीयकरण से क्या मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने 100% उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे भारत पर लागू कर दिया। क्लियर है? सॉरी, अब इसमें एक पॉइंट रह गया था बताना। जब 1937 में इंडिया और बर्मा अलग अलग हुए तो आरबीआई का हेडक्वार्टर बदलकर बॉम्बे ले जाया गया। ठीक है, क्योंकि बंगाल वाली साइड वो जो है राजनीतिक दंगे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था। तो क्या किया, 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर उठा के कलकत्ता से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो बॉम्बे को कब हेडक्वार्टर बनाया गया आरबीआई का? 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। और किस अधिनियम के तहत हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। क्लियर? फिर इसके बाद 1955 में जो हमारा 1921 में एक बैंक आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाला। 1921 में जो हमारा एक बैंक आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी हमने भारतीय सरकार के अधीन करने के लिए पहले बनाया एसबीआई एक्ट। एसबीआई अधिनियम बनाया और एसबीआई बैंक बना दिया गया। एसबीआई बैंक बना दिया गया। किसे बना दिया गया? ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या था? एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या है जी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसे ही चला अच्छे में। फिर 1969 में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? 14 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। 14 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसबीआई और प्लस जो 7 इसके कंट्रोलिंग बॉडीज थी, या हम इसको बोलेंगे जो एसबीआई के सिस्टर कंसर्न थे। सिस्टर जो कंसर्न थे मतलब एसबीआई की जो ब्रांचेस थी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, तो जो ये वाले एसबीआई के ब्रांचेस थे, एसबीआई और 7 ये ब्रांचेस, और ये तो हो गए 8 और प्लस 6 और बैंक, तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में। क्लियर है? ठीक है। फिर दोबारा ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई। आरआरबी की स्थापना की गई। आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रीजनल रूरल बैंक कब से बने? ये बने हैं 1975 से बनने शुरू हुए रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 1980, नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 1980। 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1980 में 6 और नए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। ठीक है, तो 1980 में हमारे पास एक आरबीआई
ठीक है, 14 बैंक्स 1969 वाले और ये 6 बैंक 1980 वाले, तो हमारे पास टोटल 21 बैंक्स हो गए जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे, राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनका। नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने थे 1980 में? हमारे पास 21। क्लियर है? अब इतना ज़्यादा बैंक का काम हो रहा था, नए नए बैंक बन रहे थे, तो क्या हुआ, आरबीआई के कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। आरबीआई के कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, तो उन्होंने अपने कंधों का बोझ कम करने के लिए 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को एक बैंक बनाया, नाबार्ड। कौन सा बैंक बनाया? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना? 12 जुलाई 1982 को। अब मैंने ये क्यों बताया कि आरबीआई के कंधों पर बोझ आ गया? आरबीआई ने अपना एक, ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा भाई बनाया, नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करेगा, जो भी रीजनल रूरल बैंक हैं, आरआरबी हैं, या जितने भी एग्रीकल्चर बैंक हैं, कृषि बैंक हैं, खेतीबाड़ी बैंक हैं, उनको कौन संभालेगा? उनको नाबार्ड संभालेगा। ठीक है, तो अगर कल को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में आरआरबी या एग्रीकल्चर बैंक्स को कौन संभालता है? नाबार्ड संभालता है। और नाबार्ड कब बनाया गया? 12 जुलाई 1982 को बनाया गया है। क्लियर है? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है 1982 तक। फिर इसके बाद 1991 में इंडिया ने अपनाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में इंडिया ने अपनाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या जिसे आपने अगर सुना हो, कहीं पढ़ा हो, एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इसमें क्या किया गया? पी, प्राइवेटाइजेशन, के प्राइवेट लोगों को बढ़ावा दिया गया कि आप भी अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो 1991 के बाद प्राइवेट लोगों को परमिशन मिल गया, प्राइवेट लोगों को परमिशन मिल गया कि वो बैंक्स खोल सकते हैं, वो बैंक्स ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद ही 1991 के बाद ही हमें आईसीआईसीआई बैंक मिला, एचडीएफसी बैंक मिला। ठीक है, एचडीएफसी बैंक मिला है, या एक्सिस बैंक मिला, यस बैंक है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एक इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है, या कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक, ये 1991 के बाद बने, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको परमिशन मिली कि प्राइवेट लोग जो हैं उनको परमिशन मिल गया बैंक बनाने का। तो ये सारे प्राइवेट बैंक कब से बनने शुरू हुए? 1991 के बाद से। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। और अब जो 1991 में ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसमें कुछ बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाए गए। बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव क्या क्या लाए गए? कि एक तो यही कि प्राइवेट लोगों को परमिशन मिल गई बैंक बनाने की। दूसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलकर जॉइंट वेंचर में भी बैंक बना सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके जॉइंट वेंचर, मतलब पार्टनरशिप में भी बैंक बना सकते हैं। एक ये बदलाव लाया गया। तीसरा बदलाव क्या लाया गया? तीसरा बदलाव ये लाया गया कि गवर्नमेंट जो है अब नेशनलाइजेशन नहीं करेगा किसी भी बैंक का। मतलब गवर्नमेंट अब किसी भी बैंक को 100% अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। मान लीजिए अब जो ये एचडीएफसी बैंक है, गवर्नमेंट का जब भी मन में आए वो क्या करे, एचडीएफसी बैंक को नेशनलाइज कर दे, उसके सारे शेयर खरीद ले, उसको अपने कंट्रोल में कर ले 100%। पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1991 की पॉलिसी में क्या बोला गया कि गवर्नमेंट अब किसी और नए बैंक को नेशनलाइज नहीं करेगी, जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, नए किसी बैंक को नेशनलाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 1991 की पॉलिसी में चेंजेस आए। क्लियर है? अब 2 पॉइंट हमारे बचते हैं, वो बैंकिंग में
रेगुलेशन से रिलेटेड, बैंकिंग के रूल्स से रिलेटेड हैं, जो आपने कभी सुना होगा नरसिम्हा कमेटी या नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी 2 बार बनाई गई थी, 1991 में, 1998 में, जिसमें उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे। वो लेक्चर नरसिम्हम कमेटी के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये था सारा हमारा इतिहास इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को लेके, कि कैसे 1770 से हमने शुरू किया बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ, और कैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में तब्दीलियां आई, नए नए बैंक बने, सरकार ने बैंक्स का विलय किया, जोड़ दिए, मर्ज कर दिए, नेशनलाइज कर दिए, प्राइवेट लोगों ने बैंक बनाए, तो अलग अलग चीज़ें हुई। क्लियर है? तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नई नॉलेज गेन करते रहिए। कंपटीशन गुरु आपका ऐसे ही नए नए लेक्चर्स के साथ हर बार आपको एंटरटेन करेगा, आपको नई नॉलेज देगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन करिए। गुड बाय।